अस्सलामुअलैकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ फिर से एक और वीडियो के साथ। और वीडियो के टाइटल से आपको नज़र आ रहा होगा कि हम आज की वीडियो में डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। वैसे तो मेरा पहले इरादा था कि आज मैथमेटिक्स के हवाले से थोड़ी बात की जाए। इवन मैंने वो प्रेजेंटेशन ओपन की भी हुई थी, मैं उस पर वीडियो बनाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने काफ़ी जगहों पर अभी तक देख लिया है। फेसबुक पर भी काफ़ी लोग यही पूछ रहे हैं कि इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन करनी कैसे चाहिए। अब इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त मैं सिंपली ई कैट की बात नहीं कर रहा। ये NET भी हो सकता है, MCAT भी हो सकता है, प्यास का टेस्ट हो सकता है, GK का टेस्ट हो सकता है, कॉमसेट्स का टेस्ट हो सकता है। दुनिया में कोई भी टेस्ट हो जाए, हर टेस्ट को हर टेस्ट की प्रिपरेशन का ना एक ख़ास मेथड होता है, ठीक है। वो चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। मतलब दिमाग पे बर्डन नहीं बना देना चाहिए कि यार हो गया तो क्या होगा, ना हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा, मतलब कि लोग क्या कहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये मैटर ही नहीं करती एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आपका हो जाए तब भी लोगों को कोई परवाह नहीं है, आपका ना हो तब भी लोगों को कोई परवाह नहीं है। अगर हो जाए तो लोग ये कहेंगे कि सिंपली कि आसान था, ये था, यहाँ जाना आसान था। और अगर नहीं होगा तो ये कहेंगे कि लो जिसने मेहनत नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। यानी बोलना है, लोगों का काम बोलना है, तो उन्हें बोलने दो, इग्नोर किया करो, सिंपल सी बात ही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन जो इस वक्त हर बंदा पूछ रहा है, हर जगह पे पूछ रहा है, ये ऐसे दिन आ जाते हैं जब ये जून जुलाई का महीना होता है ना, ये एक ऐसे, और अगस्त भी तकरीबन इंक्लूड हो जाता है। ये ऐसे 2-3 महीने हैं कि जिसमें हर बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है कि ई कैट में या एम कैट में या NET में अच्छे नंबर कैसे लेने हैं। ये सबके दिमाग में चल रहा होता है। तो हम उसे देखते हैं। सबसे पहले तो है नेवर रीड दी बुक्स पॉइंट, ठीक है। एक मैंने टाइटल हेडिंग रख दी है कि बुक्स रीड नहीं करनी। अब आप लोग ये कहेंगे हमेशा हर दूसरी वीडियो में, हर दूसरे कमेंट में आप लोग ये कहते हैं, आप ये कह रहे थे कि बुक्स रीड करो। तो यहाँ पे आप बुक्स जो कह रहे हो ना रीड नहीं करनी, वो मैं एक्स्ट्रा कह रहा हूँ। ये देखो, येस नेवर रीड द बुक्स फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ MCQs, जैसे आजकल सारे बच्चे कर रहे हैं। किप्स की बुक्स उठा लेते हैं, स्टेप की बुक्स उठा लेते हैं, डोगर वालों की बुक्स उठा लेते हैं, कारवान वालों की बुक्स उठा लेते हैं। मुझे और नहीं पता कि कितने पब्लिशर आ चुके हैं इस वक्त मार्केट में या ऑनलाइन वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो देखो यार, जितने ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करने बैठ जाओगे, देखो फ़ायदा होता है MCQs की प्रैक्टिस का। मैं उसका भी बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस करते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट आती है, आपकी कैलकुलेशन स्किल्स जो हैं वो शार्प होती हैं, आपकी एक थिंकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। आप क्वेश्चंस को देख के एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप एक ही मेथड के क्वेश्चंस आप 10-12 कर लेंगे और दोबारा वो 13वां क्वेश्चन कोई सामने से आता है, तो आपको पता होगा कि अच्छा यार इसमें यही करना है। हर दफ़ा मैं रीड करके पढ़ता हूँ तो मुझे पता है इस दफ़ा मैं बगैर पढ़े भी कर सकता हूँ। ये चीज़ दी हुई है, मैं ये चीज़ करूँगा, ये काम करूँगा, ऐसे हो जाएगा। फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब बाज़ दफ़ा होता है कि वो बुक्स वाले जो होते हैं, उन्होंने अपने ओल्ड पैटर्न्स की ओल्ड चीज़ें ही बना के रखी हुई हैं। ई कैट एक ऐसा पेपर है जो टाइम टू टाइम मॉडिफाई हो रहा है। अब आप मेरी वीडियोस अगर वो देखेंगे पास्ट पेपर्स वाली, तो उसमें आपको पता चलेगा 2006 से लेकर 2010 तक ई कैट में डिफरेंट पोर्शन जो होते थे काफ़ी ज़्यादा आसान आते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ईजी सिंपल से क्वेश्चंस आते थे। आप लोगों में से अक्सर ये भी देख के कहते होंगे कि काश मैंने तब दिया होता तो मैं बड़े आराम से ये क्लियर कर जाता। उस टाइम के लोगों के लिए वो चीज़ें मुश्किल थी, ठीक है। फिर इसका ई कैट का दूसरा एरा शुरू हुआ 2011 से लेकर 2014 तक, यानी कि जो मेरे बैच तक चला था। उसमें क्या हुआ कि ई कैट को थोड़ा उन्होंने टफ़ कर दिया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और फिर उसके बाद एक और एरा चला जो 2015 से लेके 18-19 तक चला है। 2015 से 18 तक मैं अक्सर कहता हूँ इन दिनों में आप देखें ना, स्टैट्स चेक करें तो एवरेज मार्क्स बहुत कम हुए हैं, मेरिट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। अब मेरिट ड्रॉप होने के बहुत ज़्यादा और डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर ये भी था कि ई कैट। तो हुआ क्या है, ई कैट में अब उन्होंने आपके साथ दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। वो आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप देख के हैरान होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा, ये इतना टाइम लग जाएगा ये, जबकि उसमें एक छोटी सी एक ट्रिक होती है जो आप देखें तो उस वक्त फ़ौरन सॉल्व हो सकता है, लेकिन अब आपको पिक करना पड़ता है। तो आ जाते हैं फिर थोड़ी बात ड्रैग ही हो गई है कि अगर आप लोगों का माइंड इजाज़त देता है
तो आप हर डिफरेंट बुक से प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ सिर्फ एक बुक से प्रैक्टिस करना काफ़ी होगा। किसी भी बुक में से ना एमसीक्यूज़ नहीं आते पेपर में। अलबत्ता जो बुक्स बनी हुई होती हैं वो पास पेपर्स के क्वेश्चंस को ही बना के देते होते हैं ज़्यादातर। तो हाँ, उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। तो इस वजह से आपको ये लगता है कि हाँ जी, फ़लाँ बुक से पेपर में आते हैं क्वेश्चंस। ऐसे होता नहीं है। बुक्स ये बाद में बना रहे होते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, एडिशंस अपडेट करते हैं, और ये अपडेट ऐसे करते हैं कि जो पेपर में चीज़ आई हुई होती है वही चीज़ें ऐड करते हैं। तो ऐसा लगता है कि इनमें से आती है, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आता। अक्सर अकेडमीज़ ये भी क्लेम करती हैं कि जो क्वेश्चंस हमने अपने टेस्ट सेशन में दिए थे वही आ गए थे। तो अगर ऐसा क्लेम है तो ये मेरे क्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं जो बच्चों को करवाता रहा हूँ चीज़ें वो अक्सर आई हुई होती हैं टेस्ट में। लेकिन वो फ़र्क यही है कि जो मैं चीज़ें करवाता हूँ वो पास पेपर्स पे बेस्ड होती हैं। इस वजह से आपको लगता है ऐसे है कि वही चीज़ आई है, जबकि मैं नहीं कहता कि मेरे पेपर मैंने सेट किया हुआ है, मुझे पता है पेपर में क्या क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो ऐसे है कि एक एक्सपीरियंस हो जाता है जिसकी वजह से आपको महसूस ऐसा होता है कि पेपर में वही चीज़ें आई हुई हैं। उसके बाद है कीप योर फेयर्स एट होम। तो देखो, जब आपने एक तैयारी कर लिया, माइंड बना लिया कि आपने देना ही देना है, ई कैट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ई कैट देना ही देना है, ठीक है। तो फिर ये भूल जाओ कि फ़ेल होना है, भूल जाओ कि मार्क्स कम आने हैं, भूल जाओ कि नेगेटिव मार्किंग है, भूल जाओ ये सारा कुछ कि अगर कम आ गए तो क्या होगा, एडमिशन होगा कि नहीं। मैं आपको ये बता दूँ, एडमिशन आपका 100 मार्क्स पे भी हो सकता है, एडमिशन आपका 150 मार्क्स पे भी हो सकता है, एडमिशन आपका 200 मार्क्स पे भी हो सकता है, एडमिशन आपका 300 मार्क्स पे भी हो सकता है, एडमिशन आपका 350 मार्क्स पे भी हो सकता है, एडमिशन आपका 400 मार्क्स पे भी होगा। देखो, एडमिशन तो सिक्योर है ही है, ठीक है। हाँ, बशर्ते का आप लोगों ने इंटर में अच्छे मार्क्स लिए हुए हों, ठीक है। अगर आपके इंटर में अच्छे मार्क्स हैं तो ई कैट में जितने भी मार्क्स लेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं इसकी एक सिंपल सी मिसाल दे देता हूँ। एक बोर्ड टॉपर को जानता था, सेकंड पोजीशन थी बोर्ड में, और फर्स्ट वाले को भी मैं कुछ जानता था। तो उन लोगों के ई कैट में मार्क्स 100 तक थे, लेकिन बोर्ड टॉपर्स थे, इस वजह से उनका एडमिशन हो गया। ये और बात है कि उनका अपनी मनपसंद फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ, लोअर फील्ड्स में एडमिशन हो गया। अब लोअर फील्ड्स का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो फील्ड्स फजूल है, ठीक है। तो एडमिशन तो हो जाता है, तो ये टेंशन तो नहीं लेने का एडमिशन नहीं होगा। ई कैट में मार्क्स आप जितने भी ले लें, एडमिशन होने के चांसेस होते हैं अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं। कम से कम एफएससी में मार्क्स 80% से ऊपर हों और ई कैट में कम से कम 100 से ऊपर मार्क्स होना, तो एडमिशन होने के चांसेस आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते हैं, एलिवेट होते रहते हैं। अब डिपेंड करता है आप कितने ऊपर मार्क्स लेते हैं, और उसी बेस पे आपके फील्ड्स जो हैं वो टाइम टू टाइम ऊपर चेंज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी। अब यहाँ पे एक वैसे लिखी हुई एक केस स्टडी सी कर लें तो वो देख लीजिएगा खुद, मैं उससे एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि वो लिखी हुई चीज़ को मैं क्यों बोलता रहूँ यहाँ पे। उसके बाद स्लीप वेल एंड ईट वेल। अक्सर होता है कि बच्चे टेंशन लेना शुरू कर देते हैं तो फिर खाते पीते सही से नहीं और सोते भी नहीं है। दिन रात पढ़ाई, दिन रात रट्टे लगाना, दिन रात मतलब कि ख्वाब में भी ना आप एमसीक्यूज़ ही कर रहे होंगे उस वक्त। और ऐसी एक होती है, एक साइकी है, जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं तो वो दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि हमें खाना पीना भूल जाता है। जब आप ये होता होगा आप लोगों के साथ, आप प्रैक्टिस कर रहे होते होंगे जब क्वेश्चंस की, तो आप लोगों को अक्सर खाना ही नहीं याद रहता होगा कि अच्छा मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, पता भी नहीं चलता कि सुबह से शाम हो जाती है। तो ऐसा करने से उल्टा नुकसान हो रहा होता है, आपकी ना माइंड फ्रेश होता है, ना आपकी बॉडी में कोई इतनी जान होती है कि वो एंड टाइम देखो ना, शुरू में तो आप बड़े आराम से ये काम करते रहोगे, शुरू में आप अपनी नींदें ख़राब कर लोगे, आहिस्ता 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 ऐसी फेज़ आना शुरू हो जाएगी जैसे कि लास्ट 20-30 डेज़ 10 डेज़ होते हैं, उसमें आपको फिर नींद भी टिका के आएगी और भूख भी टिका के लगेगी। और जब आप ये रूटीन हो जाएगी तो आप एंड वाले दिनों में सही से तवज्जो से पढ़ ही नहीं सकोगे, तो वो उल्टा बैकफायर कर देगा काम जो आप लोगों ने शुरू में किया होगा। तो इन चक्करों में ना पढ़ो। अगर इन चक्करों में पढ़ना भी है तो कोशिश करो कि लास्ट 20 डेज़ में ये चीज़ें कर लो, ठीक है। आखिरी 2 हफ्तों में कर लो, 1 हफ्ते में कर लो, ताकि एटलीस्ट एग्ज़ाम तक आप लोग मेंटली तौर पे फ्रेश रहें और मेंटली तौर पे काम एंड कंपोज रहें। उसके बाद है डोंट रन लाइक फूल्स। अब इस वक्त जो करंटली सिचुएशन है, हर बंदा अकेडमी टू अकेडमी जा रहा होगा, जी मैं फ़लाँ अकेडमी ज्वाइन कर लूँ, मैं फ़लाँ अकेडमी के भी टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लूँ। अगर ऐसे होता है, ये होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसे नहीं होता। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं ना, वो सुबह के टाइम 11 बजे, 9 बजे, 10 बजे वाले सेशन किप्स के लेंगे, तो बाद में शाम वाले सेशंस वो पंजाब के ले रहे होंगे और रात को भी कोई ऑनलाइन सेशंस ले रहे होंगे। अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पागल ही हो जाते हैं कि नहीं जी मैंने जाना ही जाना है यूटी लाहौर और ऐसा करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने से भी उल्टा आप लोग अपना नुकसान कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती, प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, और एट द एंड ऑफ द डे वो यही चीज़ें एंड पे जाके बैकफायर कर देती हैं और आप लोगों का काम ख़राब हो जाता है।
जाता है। मैंने जो किया था सिंपल मैं आपको बताऊँ, मैं कभी आपके साथ अपनी स्टोरी पूरी शेयर करूँ थोड़ी लेंथी हो जाती है। मैं आपको सिंपल से ना एक समरी बता देता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे पूरी तो किसी दिन लाइव सेशन में मैं पूरी की पूरी कहानी भी शेयर कर दूँगा। समरी ये है, मैं जब तैयारी करने के लिए गया था मेरे सीनियर्स ये कहते थे कि हर बच्चे का क्लियर हो जाएगा, इस बच्चे का कभी क्लियर नहीं होगा। और वो सीनियर्स कहते थे जिनके अपने 150 मार्क्स आए हुए थे, वो मुझे बातें करते थे कि भाई इसका ई कैट क्लियर हो ही नहीं सकता, हमसे भी लिखवा लो, मुझसे हमारे साथ शर्त लगा लो। मैंने कहता था यार क्यों ऐसा क्यों? तो मेरी रूटीन में आपको बताता हूँ क्या, मैं पूरा दिन फेसबुक यूज़ करता था, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करता था, मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे। फिज़िक्स पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता था, मैथ के भी किए थे, केमिस्ट्री के भी किए थे, लेकिन फ़िज़िक्स मेरा प्राइम फोकस होता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक था। केमिस्ट्री मुझे पता था कि निकाल लूँगा मैं, मैथ भी निकल सकते हैं। मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा था कि जो कोई ऐसा जिसकी तैयारी हो ना हो, अगर आपको चीज़ें आती हैं, मेथड्स पता है, तो वो काम कर ही लेते हो। फिज़िक्स था जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। तो मेरा सिर्फ फिज़िक्स के नोट्स बने हुए थे और मैंने वही नोट्स यूज़ किए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। और फिर वही सीनियर्स मुझे खानों की दावतें दे रहे थे कि यार हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, तुमने ये कैसे किया? मतलब कि चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो हर चीज़ बेहतर हो सकती है। अल्लाह के आसरे पे छोड़ दिया करो, जो बोलता है उसे बोलने दो, परवाह ही ना किया करो इस चीज़ की। उसके बाद है ये जो है ना स्पेयर टाइम फॉर स्पोर्ट्स, ये हमारे टीचर ने हमें बताई थी चीज़। मैं अपने अल्फाज नहीं है ये मेरे, ये जब मैं एकेडमी में था, क्योंकि मैंने भी एकेडमी ज्वाइन की थी, क्योंकि उस वक्त में गाइडेंस वाला प्रॉपर सिस्टम नहीं था। जो आजकल चैनल्स हैं, आपको टिप्स मिल जाती हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको काउंसलिंग मिल जाती है, ये तब मेरे टाइम में नहीं थी इतनी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये स्टार्ट मैंने और एक और हम मेरा पार्टनर था, हमने ये काम शुरू किए थे उस टाइम में जब मेरा ई कैट क्लियर हो गया था। तो हमारे सर कहते थे कि यार शाम को ना 1 से 1.5 घंटा लाज़मी खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉक करो, गपशप करो, कोई बाहर निकल जाओ, खाओ पियो, कोई घूमो फिरो, फ्रेश रहो, टीवी देख लो, कुछ भी करो, किसी न किसी एक्टिविटी में टाइम ज़रूर लगाओ। तो अक्सर बच्चे कहते थे कि सर ये कीमती टाइम है, अगर हम 1-2 घंटे ऐसे ज़ाया करेंगे। वो कहते हैं ये किसने कहा आप ज़ाया करोगे? कहते हैं ये जब आप ये चीज़ें करोगे ना तो आपकी बॉडी काम रहेगी, आपकी बॉडी को सुकून मिलेगा। खेलने से आप फ्रेश हो जाओगे, आपको अब मेंटली तौर पे ना देखो, जब आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो आपको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की टेंशन होगी, यार मेरी टीम ने जीतना है, यार मुझे इस ओवर में इतने स्कोर बनाने, यार मुझे इतने स्कोर डिफेंड करने हैं। तब आप उस वक्त सिर्फ उस चीज़ पे सोच रहे होगे, यानी उस वक्त आपके ऊपर स्टडी का बर्डन होगा ही नहीं। ऐसा करने से भी आपको फ़ायदा ही होता है। एक तो आप मतलब प्रेशर कुकर नहीं बन जाते, प्रेशर होने की वजह से ना प्रेशर कुकर नहीं बन जाते। चीज़ें ऐसी चीज़ें इन अ डिफरेंट वे आपको हेल्प आउट कर रही होती है, आपको उस वक्त महसूस नहीं होगा, फील नहीं होगा, लेकिन एट द एंड आपको बाद में पता चल जाएगा। तो मैं तो नहीं खेलता था, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था, जहाँ पे मैं रहता था वो मेरा घर नहीं था। वहाँ पे मैं अपने घर से कुछ 350 किलोमीटर दूर था, 280 350 किलोमीटर दूर रहता था। तो वहाँ पे मैं खेलता नहीं था, लेकिन मेरी एक रूटीन थी, मैं वॉक करता था। मैं सुबह भी वॉक करता था, मैं शाम को भी वॉक करता था, और मैं तकरीबन असर के बाद भी अक्सर या रात के वक्त भी वॉक करता था। 1.5-2 घंटा 1 घंटा थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए वॉक ज़रूर करता होता था। तो आप लोग वॉक भी कर सकते हैं, वो आपकी टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। किताबी कीड़ा नहीं बनना, और एक्टिविटीज़ के लिए भी काम टाइम साथ ज़रूर निकालना। उसके बाद वही कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। खुद पे यकीन होना चाहिए। अगर खुद पे यकीन है तो आप कामयाब हो जाएंगे। मैंने जब टेस्ट दिया था, मैंने सिर्फ ई कैट दिया था, पहले दे दिया था उससे 1-2 टेस्ट और, लेकिन जब बाकी आखिरी ऑप्शन बचा था मेरे पास, क्योंकि मैंने इरादा तो मेरा यही था कि यूईटी जाना, मैंने किसी और जगह पे नहीं जाना। तो मैंने कहा था मैंने सिर्फ ई कैट ही देना है, इसके अलावा मैंने कोई टेस्ट नहीं देना, क्योंकि मुझे यकीन था मैं इसे ई कैट को इंशाल्लाह क्लियर कर भी लूँगा। जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना था, मैंने सिर्फ यूईटी में अप्लाई किया था, मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन फॉर्म नहीं भेजे थे। मुझे हर बंदा कह रहा था कि यार भेज दो, इन केस ना हो। मैं कहा यार हो जाएगा, मुझे पता है ना मेरा हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ। एट द एंड जो रिज़ल्ट है उसकी बेसिस पे मेरा एडमिशन हो गया था। मेरे पास अच्छी खासी चॉइस थी, मैं जो अपनी मर्ज़ी की फ़ील्ड ले सकता था। यानी कि टॉप 4-5 फ़ील्ड्स छोड़ के, क्योंकि मेरे एफएस में मार्क्स कम थे, तो टॉप 4-5 फ़ील्ड्स मुझे नहीं मिल रही थी। उसके अलावा मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन थे। मैं जो मर्ज़ी फ़ील्ड, जिस हर कैंपस में, हर फ़ील्ड में मेरा एडमिशन हो रहा था। सिर्फ मेन कैंपस में मेरी टॉप 4-5 फ़ील्ड्स जो थी ना, वो स्किप हो रही थी। उसके बाद है कि फ़ाइनल वर्ड्स की अक्सर लोग कहते हैं कि एंट्री टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होता नहीं है, ये प्रेशर होता है। अब प्रेशर कैसे होता है कि आप लोगों की ये 10-12 साल की मेहनत है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस से लेके अभी तक इंटर तक जो सारा कुछ पढ़ा है, उसका पता है एंड रिज़ल्ट क्या है? ये
एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाए तो आपको अपनी डेस्टिनेशन मिल जाती है। अगर क्लियर नहीं होता तो फिर आपको कहीं सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। अक्सर लोगों के पास ये ऑप्शंस नहीं होते, तो वो रिपीट करते रहते हैं। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 4 से 5 साल तक रिपीट करते रहते हैं। तो है क्या, टेस्ट मुश्किल नहीं होता, लेकिन लोगों ने इसके बारे में ना एक कंसेप्ट बना दिया, यार ये बहुत मुश्किल है, ये है, वो है, कि रॉकेट साइंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेंटली तौर पे ये समझ लें कि एंटी टेस्ट हलवा है, तो वो हलवा ही है। अगर आप उसे ये समझ के चलेंगे तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है। अगर आप टेंशन लेके चलेंगे तो मैं अभी बता देता हूँ, गारंटी के साथ बता देता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप इस टेस्ट को मुश्किल अभी से समझेंगे तो ये मुश्किल ही है, अगर आप इसको आसान समझेंगे ये आसान ही है। अब इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंग्लिश कंपोजिशन का जो पैराग्राफ है ना, पेपर में आता है, अभी मैं आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ कि यार वो बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है, बड़े आराम से हो जाता है, मसला ही नहीं होता। हमें एकेडमी में जब वो करवाते थे तो इतने मुश्किल पैराग्राफ देते थे, इतने मुश्किल पैराग्राफ देते थे कि मुझे ये लगता था एकेडमी में कि यार मैंने फ़िज़िक्स क्लियर कर लेनी है, मैंने मैथ क्लियर कर लेनी है, मैंने केमिस्ट्री क्लियर कर लेनी है, मुझसे इंग्लिश क्लियर नहीं होनी। मैं बच्चों को कहता था, अपने साथ वाले दोस्तों को कहता था कि यार मैंने इंग्लिश में 10 के 10 MCQs गलत करके आ जाने, क्योंकि मेरे एकेडमी में नंबर ही 1 आता था या 2 आते थे, उसमें मतलब 1 या 2 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो मैं कहता था कि यार मेरा सारा क्लियर हो सकता है, मेरा ये पोर्शन कभी नहीं क्लियर होना, मेरा इंग्लिश क्लियर नहीं होना। लेकिन जब मैंने इसका सिर्फ एक पास पेपर था ना, उससे पहले हमसे पहले ये कंपोजिशन वाला चक्कर नहीं था। 2012 तक ना और तरह का था इंग्लिश का पोर्शन। तो फिर जब मैंने वो देखा तो थोड़ा यकीन है, मैं कहा यार क्या होगा ज़्यादा। जब मैं पेपर में गया ना, मैंने देखा पेपर में इंग्लिश का पैराग्राफ, तो मैंने कहा यार ये तो हलवा सा पेपर आया हुआ है। तो मुझे याद है मैंने को 8 से 9 मिनट के अंदर वो 10 MCQs इंग्लिश पोर्शन के बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लिए थे, बड़े ईजीली अटैम्प्ट हो गए थे, कोई मसला नहीं। और मुझे ये भी पता था कि भाई साहब ये मेरे 40 मार्क्स कन्फर्म हो चुके हैं, बाकी पूरा पेपर गंदा हो सकता है, ये मेरे 40 मार्क्स गंदे कन्फर्म है। तो इनका डर है जो पहले बहुत खाता है, अगर उस पर आप काबू पा लें तो बाद में वही आपको फ़ायदा भी बहुत दे सकता है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं एक छोटे से शेर के साथ। फैज़ अहमद फैज़ क्या कि गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा लो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इन शॉर्ट मतलब क्या है इसका, कि कोशिश करो, अपना बेस्ट दो, हो गया सो हो गया, नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। यूईटी एंड नहीं है, नस्ट एंड नहीं है, जीकी एंड नहीं है। और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बड़े ऑप्शंस हैं, और बड़े करियर्स हैं, और बड़ी फील्ड्स हैं, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हो। लाजमी नहीं है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनना है, बहुत कुछ है करने के लिए दुनिया में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को हमेशा अपने साथ 1-2 बैकअप ऑप्शंस रखने चाहिए। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, सीधी सी बात है, लेकिन मुझे बायो के साथ बड़ी चिढ़ होती थी, तो जिसकी वजह से मुझे अपनी फ़ील्ड चेंज करनी। यानी मैं बचपन से एक ही ख्वाब देखता आया था कि मैं डॉक्टर बनना है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे मैं इंजीनियर बन गया हूँ। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फ़ैसले आप लोगों ने खुद लेने होते हैं, तो वो टाइम से लेने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और कोशिश करना कि वीडियो पूरी देखना, या वीडियो पूरी देखते हो नहीं फिर यही अब दोबारा किसी ने ये क्वेश्चन एटलीस्ट मुझसे पूछा ना, तो मैंने लड़ाई कर लेनी है उसके साथ। कोशिश करो वीडियो पूरी देखो। उम्मीद करता हूँ कि आपकी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई और क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।